राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार ने एक स्ट्रक्चरल ब्लंडर कर दिया है। अगर सरकार ने स्ट्रक्चरल ब्लंडर किया है तो सर्वदलीय बैठक जिसकी मांग आप लोग उठा रहे थे उसमें एब्सेंट होकर राहुल गांधी ने कौन से सीरियस पॉलिटिक्स की नजीर पेश की है? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पहले तो राहुल जी चार स्टेट में राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं और पब्लिक मीटिंग्स पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। तो कल जब राहुल जी का मना हुआ था ऑल पार्टी मीटिंग में आना, तो वो केरला की वजह इलेक्शन की वजह से था। अब ये कभी भी किसी सेकंड ऑल पार्टी मीटिंग बुला देंगे तो सारे प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं हो सकते ना। वहाँ पे लाखों कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट्स होती हैं, वो ऐसे कैंसिल नहीं करी जाती। लेकिन उसके बाद आज रीजन ये बना कि सोनिया जी की तबीयत खराब हो गई, तो इसमें तो उनको अटैक करना तो ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक रवैया है बीजेपी का, और जो भी लोग अटैक कर रहे हैं राहुल जी को मीटिंग में ना आने के लिए। खैर, जब से ये जंग शुरू हुई है तो 3 मुख्य बातों का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया है। ए के रीजनल स्टेबिलिटी में आपका क्या स्टैंड है? आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना रहे हैं कि आप यूएस और इजराइल के साथ जा रहे हैं? जब जंग शुरू हुआ था तो बीजेपी का और ये सरकार का साफ रास्ता दिख गया था कि वो यूएस और इजराइल की तरफ जा चुके हैं। जंग शुरू होने के 2 दिन पहले भी वो इजराइल में थे। इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो तरीका है पिछले 50-70 साल से, जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है, उससे दूर जाकर इन्होंने यूएस और इजराइल की तरफदारी करनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने देखा, जैसे कि बाकी दुनिया ने देखा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीजेपी ने बंद कर दिया। अब हम फंस गए हैं, तो अब हम ईरान से बात करनी शुरू करेंगे। चाहे खैर बहुत लेट हुई, क्योंकि भारत में एलपीजी का और इसका पेट्रोल और डीजल का बहुत ही ज्यादा बड़ा पैनिक होने वाला है। और ये कि प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके पार्लियामेंट में बोला है, तो कुछ हम नहीं बोल रहे कि कोविड के समय की जैसी संकट आने वाली है। तो आपने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो भारत का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था और नॉन अलाइंड तरीका है डील करने का फॉरेन पॉलिसी का, आप उससे हटकर आप यूएस और इजराइल की तरफ क्यों गए? इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने आप को विश्वगुरु बुलाते हैं और आप अपने आप को बोलते हैं कि सारे दुनिया को हम साथ लेके चलेंगे, तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है कि आज इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है। इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है जेडी वैंस, जो उपराष्ट्रपति हैं, और ईरान के लीडर्स की, और पाकिस्तान जोर जोर से ऐलान कर रहा है कि भैया हम मीडिएटर हैं। अच्छा, तो अगर आप विश्वगुरु हैं तो आप मीडिएटर क्यों नहीं हैं? आपने अपना रिंग में हाथ क्यों नहीं डाला कि भैया हम इसमें मीडिएट करेंगे? ठीक है। आपके पास तो कोई आ नहीं रहा, पाकिस्तान के पास जा रहा है। इससे बड़ा थप्पड़ भारत के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, 3 बातें आपने कही। पहली बात यह कि राहुल गांधी पर अटैक करने वाले लो लेवल की पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो मल्टी अलाइंड है, उसमें हमने एक तरफ का हिस्सा चुना, यानी कि इजराइल और अमेरिका का हिस्सा चुना। और तीसरी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। तो आप किस बात के विश्वगुरु हैं? ठीक है, थोड़ा समय सर मुझे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा समय पहले जा चुका है। धनंजय गिरी साहब, मैंने इनसे पहला सवाल पूछा कि सीरियस पॉलिटिक्स कौन सी है, जिसपे इन्होंने जब पहली लाइन बोली कि अगर सर्वदलीय बैठक तय हो जाएगी तो इलेक्शन की जो मीटिंग्स है वो जो पहले से तय होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं, उसको छोड़ देंगे क्या? मतलब कहने का यह है कि अगर देश में आपदा जैसी स्थिति है या कोई भी वैश्विक परिस्थितियों जैसे देश में संकट आ रहा है, नहीं सर सुनिए ना मेरी बात, नहीं सुनिए, आपने जो कहा मैं वही कह रही हूँ। मतलब इलेक्शन मुझे याद है प्रधानमंत्री जी किसी समय में बीच में अपना चले गए थे इलेक्शन की एक रैली करने के लिए, और शायद बिहार की रैली थी वो, उस पर हायतौबा मचा दिया था इन्होंने। लेकिन अभी इनकी इलेक्शन मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई एज कंपेयर टू सर्वदलीय बैठक। उसमें जरूरी नहीं था इनके लिए मौजूद रहना। नहीं, मैंने बिल्कुल गलत कोट नहीं किया सर। आपने जो कहा मैंने एग्जैक्टली वही वर्ड्स कोट किए। धनंजय जी जवाब देंगे। धनंजय जी जवाब देंगे। पूर्णिमा जी, मैं उनके तीनों बातों का बिंदुवार जवाब देता हूँ। पहली उनकी बात है, उन्होंने कहा कि 4 स्टेट में इलेक्शन है। इलेक्शन 4 नहीं 5 स्टेट में है, यानी कि चुनाव के पहले ही एक स्टेट वो हारे हुए हैं। और ये हार की हताशा और हाहाकार कांग्रेस पार्टी को इस तरह से परेशान कर रही है, इस तरह से कर रही है कि दल देश के ऊपर हो गया। हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में। जरूरत पड़ेगी देश के लिए तो दल को मिटा देंगे, और हमने मिटाया है इतिहास में।
इतिहास इसका गवाह है कि हमने जनसंघ को मिटा दिया राष्ट्र की जब जरूरत पड़ी। लेकिन राहुल गांधी जी आप अवसर खोजते हैं, भाई आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ होइए, लेकिन आप नेशन के खिलाफ हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का मतलब नेशन के विपक्ष में थोड़ी खड़ा हो जाना है आपको, लेकिन ये हमेशा अवसर खोजते रहते हैं कि नेशन के विपक्ष में कैसे खड़ा हुआ जाए। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, दूसरी बात इनका था कि पाकिस्तान आज कर रहा है उसको, तो जो लोग हेडलाइंस को ही जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, जिन्हें इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं, जियोपॉलिटिक्स की जानकारी नहीं, इतिहास में उनके लिए आपको ठीक बताता है। हूं भाई साहब, लेकिन भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज प्लीज आपके बीच में नहीं बोला। शिवम जी आपके बीच में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, लेट हिम स्पीक। हाँ बोलिएगा। 1980 में अमेरिका ईरान संबंध टूटने के बाद से वाशिंगटन में ईरान के हितों का प्रतिनिधित्व लंबे समय से पाकिस्तान के जरिए होता है। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट के आर्चिव्स रिकॉर्ड से दर्ज है कि ईरानियन इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान अनिसोसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और आज भी ईरान इंटरेस्ट सेक्शन पाकिस्तान दूतावास के भीतर चलता है। ये 1980 से है। पाकिस्तान टूल से उन पश्चिमी देशों का, और पाकिस्तान जिसमें 4 दिन का लॉकडाउन है, आधे से ज्यादा लोग ऑफिस में हैं, भूखमरी और बेगैरती की हालत में है, जो आप देखेंगे 1954 में अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट किया था, उसमें सेटो से जुड़ा था। 1955 में बगदाद पैक्ट के बाद सेटो से जुड़ा था। ईरान के इंटरेस्ट को पाकिस्तान के थ्रू 1980 से अमेरिका में इसको किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के कहने से क्या होता, पाकिस्तान ने अपने आप बुलाया, क्या बुलाया, सिया के सारे नेताओं को बुलाया, सिया के सारे नेताओं को बुला करके खजूर खिलाने बुलाया। बेचारे खुशी खुशी गए थे, ईद का समय था, उनको कहा कि तुम पाकिस्तान के साथ धनंजय जी अभी इतिहास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अभी के वक्त में तो आज प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है ना। मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूं कि भाई अगर आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि एकता के साथ, एकजुटता के साथ इस संकट से निपटना होगा, अब उसमें आपका टीएमसी बॉयकॉट कर देती है, राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होते हैं, तो ऐसी संकट की घड़ी में एकजुटता कहां है? और अगर एकजुटता नहीं है तो क्या पॉलिटिक्स सर्वोपरि हो गई, सबसे राजनीति सबसे ऊपर हो गई? पूर्णिमा जी, हम लोग जब विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहकर भी हमने नजीर पेश किया है, चाहे चाइना वार का समय आया, चाहे 65 की लड़ाई थी, चाहे 71 की लड़ाई था, 77 की लड़ाई था, हम लोग हर समय सरकार के साथ खड़े रहे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ये देश देख रहा है कि क्यों इन लोगों को देश ने पदच्युत किया है, क्यों राहुल गांधी 96 चुनाव हार रहे हैं, क्यों 100 सीटों तक भी 3 चुनाव लड़के नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो देश से ऊपर दल को पढ़ रहे हैं, अपनी निज की प्राथमिकता, दल की प्राथमिकता को ऊपर रख रहे हैं। आज अगर कूटनीति की बात करिएगा तो लगभग 79 देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्राएं की है, 40+ देशों से रणनीतिक साझेदारी की है, हाल में 8 FTA 37 विकसित देशों के साथ की है। और अगर आप बात ही करेंगे तो महाशक्ति अमेरिका, फ्रांस, जापान, बांग्लादेश, पर श्रीलंका, खाड़ी देश, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, इंडो पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, सबसे हमारे रिलेशन पहले से बेहतर और मजबूत हुए हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए, आप अगर बात करें इस्लामिक देशों की बात करें आप, तो सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज सैफ, तो अफगानिस्तान का स्टेट ऑफ गाजी लगातार, फिलीपींस का यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, बहरीन का किंग हमद ऑर्डर, कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल निशान, ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान, इस्लामिक देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, अपने यहाँ के श्रेष्ठ ऑर्डर से सम्मानित किया है। भारत की जो साझेदारी है दुनिया में बड़ी है। लेकिन आज जो विपक्षी दल घर में आपदा में अवसर खोज रहा है, अब हम कह रहे हैं कि जिस धरती पर हम रह रहे, जिस दंगोले पर हम रह रहे हैं, यहाँ आधी दुनिया जब विश्वरत है, युद्धरत है, तो कैसे नहीं प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन का क्या बेहतर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन घर के अंदर जो है एक यूनिटी दिखनी चाहिए, वो यूनिटी नहीं दिख रही है। रमनीश वत्स साहब, अब ये बताइए कि जो अभी तक इस पूरे मामले पर एक नैरेटिव सेटअप किया जा रहा था, अब उसको क्या समझा जाए? उसको फैक्ट्स बेस्ड समझा जाए, उसको नैरेटिव समझा जाए, या दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन यूनिटी की बात करता हूं मैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि इस मुद्दे पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं बार बार, अरे सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई? सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहिए, विपक्ष को छोड़ देते हैं आप, विपक्ष से कुछ डिस्कस नहीं करते, अपना अपना करते रहते हैं। तो आज जब वो नौबत आई, आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पक्ष हो या विपक्ष, आपको एक चीज़ चुनना होगा, राजनीति या तो राष्ट्रनीति। क्योंकि राजनीति से ऊपर होता है राष्ट्रनीति। जब जब संकट की बात करें, तो चाहे कोविड-19 की बात करें, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे हम रसिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे आर्टिकल 370 जब हटाया गया उस समय की बात करें,
जब जब संकट के समय की बात करें और जब मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा डिसीजन जब लेना होता है, उस समय प्रधानमंत्री ने बखूबी तरीके से निभाया जो भी। आज मुझे लगता है कि खास करके पॉलिटिकली डैमेज राहुल गांधी हो गए हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं, या पॉलिटिकली डैमेज करने का राष्ट्र को करने का प्रयास है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत सारे उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आज के कम से कम, ठीक है वो पार्टी में ये ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ पाए, लेकिन पिछले उदाहरणों को हम देखें तो शायद सोनिया गांधी जी के समय से मिला होगा, क्योंकि एनएसी की अध्यक्ष जो हुआ करती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो सोनिया गांधी हुआ करती थी। आज जब बताया जाता है कि आज पीएम नहीं आया, बहुत सारे ऐसे विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, तो उस समय जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो सोनिया गांधी जी लेती थी। यहाँ तक कि आप सबको याद होगा कि मीडिया में आकर के 2013 में ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, वो थे राहुल गांधी जी। और उसके बाद उस समय मनमोहन सिंह जी विदेश में थे, उनको यहाँ तक भी नहीं पता था कि हमने जो डिसीजन लिया है वो ऑर्डिनेंस जो है हमारी पार्टी ने उसको ठुकरा दिया है, उसको पलट दिया है। फिर बात करें कि बहुत सारे निर्णय जो लिए जाते थे वो सोनिया गांधी ही, चाहे कोल स्कीम में कोयला मंत्री भी उस समय मनमोहन सिंह थे, उसके बावजूद भी उस समय एक घोटाला कोल स्कीम हुआ था। मैं अलग नहीं आज मैं ये इन सब को आप कह रहे हैं कि आप इन सब को जोड़ना क्यों चाह रहे हैं आज, तो मैं आज ये कहता हूं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग जब थी, ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए, चाहे विपक्ष कोई भी हो, चाहे सपा की बात करें, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात। ऑल पार्टी मीटिंग में आज ऊर्जा का संकट जो आया है उसमें ये बात देखने की जरूरत है कि आज यूएस में 8 से 12% बढ़ गया है, चाइना में बढ़ोतरी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ोतरी है, पाकिस्तान में बढ़ोतरी हुई है, बांग्लादेश में, लेकिन आप बताइए कि भारत में कितना क्रूड ऑयल बढ़ा है। हम सबको याद होगा ना 2004 से लेकर के 14 के बीच में कितना ज्यादा क्रूड ऑयल बैरल बढ़ा था, और आज 2014 से लेकर के अब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए ना, तो ये इसे कहते हैं कूटनीति की बात की जाए, जब विदेश नीति की बात की जाए तो इसमें कम से कम ये तो होगा ना, स्पष्ट दिखना चाहिए ना कि किसकी विदेश नीति अच्छी है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत विदेश नीति है, अगर राहुल गांधी इसे यूनिवर्सल जोक करार देते हैं, तो आज जो भी डिप्लोमेसी चल रही है, एक इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट होने के नाते आप राहुल गांधी की बात का पलड़ा ज्यादा भारी देखते हैं, या जो देश में अभी स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिशें हो रही हैं और उसमें हम जितना सक्सेसफुल हुए आप उसको ज्यादा वेटेज देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर विदेश नीति का और पूरी राष्ट्र की नीति का नेतृत्व करते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर। अपने जो तालमेल बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ या अलग अलग बैठकों में शामिल होते हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत छाप उसमें हमेशा रहता है। पहली बात तो ये। दूसरा, जिस संकट की हम आज बात कर रहे हैं वो कोई किसी भी भारतीय वजह से नहीं हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकट है, और क्योंकि सरकार उसको अब सर्वव्यापी महामारी के जैसे कंपेयर करती है, तो सरकार की समीक्षा में बहुत ही जटिल चुनौती एकदम सामने है। इसलिए इस हालात में मुझे लगता है सर्वदलीय बैठक अपने आप में एक अच्छा संकेत है, अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि लगातार और भी इस तरह की सर्वदलीय बैठकें लगातार होती रहेंगी, समीक्षा आपस में साझा होती रहेगी लगातार। पर आप देखें कि विपक्ष किसी भी उद्देश्यों को लेकर कोई विरोध नहीं कर रहा है कि भारत को किस बात को लेकर चिंता है या भारत उसको किस तरह से सुलझाना चाहता है, उसको लेकर विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया। विपक्ष जो विरोध करता है वो निर्णय कैसे लिए जाते हैं उस पर वो अक्सर विरोध करता है। और जैसे उन्होंने बार बार कहा कि जो ये तरीका है केवल सूचना साझा करने का, परामर्श नहीं लेने का, ये उन्होंने कहा कि ये उनकी परेशानी है। तो इसमें समझते हैं कि एक के बाद एक सरकारें आई, तो इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी होती है, यदि एक सहमत बनाना चाहते हैं, कंसेंसस बनाना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी जाहिर है कि सरकार के ऊपर ज्यादा हो जाती है। और यहाँ तक पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता इसमें शामिल ना हो, वो उनकी अपनी अपनी निर्णय हो सकता है। दूसरी
उनकी व्यस्तता हो सकती है, उसको क्या हम शब्द गायब यूज करें? मुझे लगता है ये अपने आप में आप बड़ी दिलचस्प बात है, जिस तरह से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की गायब शब्द कह के, तो वो एक दिलचस्प तरीका है चीजों को पेश करने का। पर इस वक्त मुझे लगता है कि ये पहली बैठक अच्छी बात है, पर उम्मीद करते हैं कि लगातार इस तरह की बैठकें रेगुलर तरीके से बहुत होती इंपॉर्टेंट रहेंगी। बात आपने कही कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है क्राइसिस के समय, कि विपक्ष को वो ट्रस्ट डेफिसिट महसूस नहीं होना चाहिए, और विपक्ष का भी उतना ही कोऑर्डिनेशन, शक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन वाली स्थिति दिखनी चाहिए सरकार के साथ खड़े रहकर। प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में कहा कि भाई हम कोरोना जैसे संकट से भी निपटे थे, और अब जो चुनौतियां हमारे सामने, हम इससे भी निपटेंगे, और इसके लिए एक एकजुटता दिखनी चाहिए। लेकिन सरकार जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति, सबसे बात करके, कल भी ट्रंप से बात हुई, फिर श्रीलंका में भी उनकी बात हुई, उससे पहले मिडिल ईस्ट कंट्रीज के नेताओं से भी उनकी बात हो रही थी। आपको लगता है कि बहुत जल्द इस तरफ हम बढ़ पाएंगे जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से सारी चुनौतियां बाधित हो रही हैं, मतलब हम उसको खोल देंगे तो चुनौतियां काफी कम हो जाएंगी, उसकी तरफ पहुंच पाएंगे? देखिए पूर्णिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, और शायद 3 दिन बाद हम लोग उस पे पहुंच गए हैं कि अब ये लड़ाई ख़त्म होती नज़र आ रही है, और मुझे लगता है इसके ख़त्म होने की शुरुआत हो चुकी है, और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आपका विषय है वो वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, पर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। एक जिस तरह की जंग जो जायज़ है कि ठीक है, इस तरह के अटैक्स कम हो जाएंगे, वो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान और इज़राइल में इस तरह का कोई सामंजस्य बनेगा कि दुनिया में शांति बन पाएगी। तो हमारे लिए, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा बनी रही है, और अभी भी बनी रहेगी। और ख़ास तौर से जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है कुवैत के इंस्टॉलेशन के ऊपर, जो इनका रास लगाफ या लगान, जो भी उसका एक आइलैंड है जहाँ से वो LNG प्रोड्यूस करते थे, और जिसको आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक होने में 5 साल लगेंगे, और हमारा जो 50% इम्पोर्ट है LNG का वो वहीं से होता था। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, और शायद हर हिंदुस्तानी को एक चिंता कर लेनी चाहिए कि ये आने वाला टाइम कोरोना की तरह ही एक मुश्किल टाइम हो सकता है अगर हम आज एकजुट नहीं रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में किसी सामंजस्य की कमी है या हिंदुस्तान में किसी तरह के टैलेंट की कमी है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस तरह के चैलेंज को भी हमने कई चैलेंजेस को पहले भी देखा है, और इस चैलेंज को भी मुझे लगता है पूर्णिमा जी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो हमारी भारत की अस्मिता है वो इस तरीके से जानी जाती है दुनिया भर में कि हम हर तरह के चैलेंज को ले सकते हैं और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। दुनिया आज ये देखना चाह रही है कि आज हिंदुस्तान किस तरह बिहेव करता है, भारत किस तरह बिहेव करता है इस तरह की संकट की घड़ी में। ठीक है, और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो भारत की नई फॉरेन पॉलिसी है, ये उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हमने जिस तरीके के बदलाव किए हैं, और स्पेशली पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद अब इस तरीके का ग्लोबल क्राइसिस, ये भारत की उस नई फॉरेन पॉलिसी का एक टेस्ट है जिस पर भारत खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा है, और काफी हद तक इस पर कर भी पा रहा है। शिवम भगत जी, आपका मैं काउंटर ले लेती हूँ सब, बहुत, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है, मैं 1-1 मिनट का टाइमर आप सब लोगों के लिए रखना चाहती हूँ, तो प्लीज उस पर स्टिक रहिएगा। भगत साहब, आपका काउंटर। देखिए, पहले तो आप लोग सब ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया ही नहीं ऑल पार्टी मीटिंग पे। कांग्रेस के 2 रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, कांग्रेस वहां पे है, कांग्रेस सुन रही है। और दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में ये नहीं बोला कि दल बड़ा हुआ तो हम उस पर पार्टी में देश बड़ा नहीं होगा, या आपने ट्विस्ट करी मेरी बात। अगर हमारे दूसरे नेता जा रहे हैं तो वो कोई कम नेता है, वो राज्यसभा के सांसद गए हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, तो वो कोई कम नेता नहीं। राहुल गांधी का प्रोग्राम पहले से तय था, बहुत सारे लोग आते हैं, तो सर्वदलीय बैठक तय हो गई तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। जी हाँ, तो जब कंपैरिजन की बात होगी, और खास तौर पर जब आप लोग बार-बार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं सर, खास तौर पर, और जब किसी भी ऐसी आपदा की स्थिति में, किसी भी आपदा की स्थिति में, आप मुझे कह दीजिए अगर मैं गलत कोट कर रही हूं, प्रधानमंत्री किसी भी चुनावी रैली के लिए गए तो आप लोगों ने उस पर सवाल नहीं उठाए? आप कहिए मैं गलत कह रही हूं कि आपने सवाल नहीं उठाए?
आप प्रधानमंत्री की प्रवक्ता मत बनिए ना। बात प्रधानमंत्री की प्रवक्ता होने की और राहुल गांधी की प्रवक्ता होने की नहीं है, बात फैक्ट्स की है। आप कह दीजिए मैं गलत कह रही हूँ। आप सुनेंगी तो मैं बोलूंगा भगत साहब आप कहिए मैंने गलत कोट की है बात कि आपने प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाए उनकी चुनावी रैली के लिए। मैं आपको आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। बोलिए ना साहब, 30 सेकंड्स बचे आपके, 30 सेकंड्स वापस रखेंगे। अगर कांग्रेस वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है ऑल पार्टी मीटिंग में, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी आज अपनी माता जी की उनकी तबियत खराब है इसलिए वो नहीं जा पाए उस ऑल पार्टी मीटिंग में। माता से ऊपर तो कोई नहीं होता ना। अगर आप कह रही हैं कि अपनी मदर को छोड़ के आ जाए, वो सेकंड रीजन है, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं है, पहला रीजन आपने जो दिया और ये दूसरा रीजन जो आपने पहले दिया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। नंबर 2, ये आप कह रही है विदेश नीति पे खड़ा उतर रही है बीजेपी। कैसे खड़ा उतर रही है? तो विश्व गुरु बोल रहे हैं अपने आप को। ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ यही नीति रही है सालों से पाकिस्तान को आगे करने वाली। तो ये विश्व गुरु कहां से आ रहे हैं भाई? अच्छा। पाकिस्तान आज मीडिएट कर रहा है और भारत को पूछा तक नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की 6 महीने से बेइज्जती करे जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के पास जाना और मीडिएट करवाना, इससे बड़ा थप्पड़ भारत के ऊपर नहीं हो। धनंजय जी ऐसे ही बेइज्जती होती है ट्रेड डील करके, बताइएगा। नहीं, पूर्णिमा सबसे बड़ी बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष विदेश की धरती पर जा करके देश को अपमानित करने का और देशवासियों को अपमानित करने का, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं, तब ये दुख होता है। और जब उन्हें पब्लिक मीटिंग में लोग खड़ा होकर कह देते हैं कि दूसरों से नहीं सीख सकते हो तो अपनी दादी से ही सीखो, जो 77 की इमरजेंसी के बाद आई थी, उनसे पूछा गया कि भारत के हालात कैसे। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम इंटरनल मुद्दे पर देश में चर्चा करेंगे। हमारे मामलों में आपने बोले, राहुल गांधी लंदन गए, बोस्टन गए, अमेरिका गए, जहां भी गए देश के ऊपर कुठाराघात ही करने का काम किया। और देश के आपदा में अवसर ढूंढने का ऐसा कोई भारत में बैठ करके कहने वाला, मुझे इतनी बेगैरती से किसी मुल्क का कोई आदमी नहीं होगा जो कहे देश को थप्पड़ लग गया। अरे भारत के थप्पड़, भारत को वो मजबूती के साथ मुट्ठी लेकर के खड़ा हुए, पंचाधिकम सतम। हम किसी दल की बात नहीं कर रहे, देश की बात कर रहा हूं। ऐसे बेगैरत, ऐसे बेहया और बेशर्मों की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि देश को थप्पड़, देश को, भारत को थप्पड़ मारने का। किसको हिम्मत है पाकिस्तान को मीडिएट करवा के? लेकिन ऐसा विदेशी माँ के संतानें ही ऐसी बात कर सकती है तो इस धरती के संतान में जुड़े हो वो कभी नहीं कह पाएंगे। सारी दुनिया को दिख रहा है आपकी विदेश नीति क्या है और कितनी फेल हुई है। ठीक है रमनीश। पूर्णिमा जी, हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन एक जहाज जो है पाकिस्तान का ईरान ने रोक लिया है। और फिर दूसरी बात करें कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यदि राष्ट्र नीति के लिए राहुल गांधी उठ खड़े होते, और जो भी रैली है, रैली तो हो जाएगी और चुनावी रैली है, कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी आज के समय में देखा जाए तो देश संकट में है, ऊर्जा के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। और ऐसे मौके पे यदि राहुल गांधी होते तो बहुत बड़ा मैसेज दे पाते वो। फिर बात करें कि आज जिस तरह से पॉलिटिकली डैमेज करने का, बार बार मैं कहूँगा कि इसको कहेंगे राजनीतिक दिवालियापन कांग्रेस पार्टी में आ चुकी है और इस दलदल में राहुल गांधी भी फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे, खास करके जब देश में बहुत बड़ा संकट आया हो, तो उस समय मुझे लगता है किसी और चीज़ को लिए सोचना नहीं चाहिए। और आपको राजनीति छोड़ करके यदि आप और आपकी पार्टी जो है यदि देश के लिए सोचे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से जब भी देश में संकट आया है सर्वदलीय बैठक बुला करके, इसमें एक स्टार साइन लगा लीजिए, कंडीशंस में अप्लाइज टू ऑल। रमनीश जी, इस सब के ऊपर अप्लाई किया जाता है। स्वर्ण साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। यहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो महत्वाकांक्षा से नहीं कर रहा है, ये जो भी कोशिश कर रहा है वो मजबूरी की वजह से कर रहा है। यदि ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसके अपने बलूचिस्तान में, यहाँ पहले से अस्थिरता है, वहाँ और भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और जैसे अभी जिक्र किया गया, उनके जहाज को भी ईरान ने रोका है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसकी अपनी मजबूरी भी है इस बात को आगे बढ़ाने की। और आखिरी बात, पाकिस्तान मीडिएट या निगोशिएट नहीं कर रहा, वो अभी केवल फैसिलिटेट कर रहा है, डाकिए का काम कर रहा है अभी वो फिलहाल। वो आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है मेजर साहब। देखिए, मुझे पूर्णिमा जी, मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। आज संकट की घड़ी में हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने तमाम पॉलिटिशियन से कि वो एकजुट होके रहें इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कमेंट्स। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, लेट देम विन द बैटल्स, वी आर गोइंग टू विन द वॉर। हमारी सोच बड़ी है, वो बड़ी रहेगी। छोटा मोटा काम अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो उसको इतना ब्रीदिंग स्पेस दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हम हमेशा बड़ा सोचते हैं। हिंदुस्तान का जो भारत का जो लोगों के जहन में जो भारत का नज़रिया है वो यही है कि भारत हमेशा बड़ा सोचता है। और मैं अपने पॉलिटिशियन जितने भी हैं, जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल लाइन से एफिलिएट भी नहीं करता हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की आर्मी आप लोगों ने बनाई है, हमारी आर्मी अगर एकजुट होके अपने जितने भी उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं लड़ सकती है, आप लोग क्यों नहीं इस संकट से फाइट कर सकते हो? ये तो आप लोगों के लिए चैलेंज है। आप दिखाइए ना आर्मी को कि यस, कि जितने पॉलिटिशियन जिनके लिए आप लड़ते हो, हम भी आपके लिए आज लड़ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सर दुनिया संकट में है, लेकिन भारत की असली परीक्षा सिर्फ बॉर्डर्स पर या इस तरीके के ग्लोबल वॉर सिचुएशन के बीच में नहीं है, बल्कि सियासत के भीतर भी है। हमें यह तय करना है कि हम साथ खड़े रहेंगे या फिर हम बटे हुए खड़े रहेंगे।